वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम 5000 क्वेश्चन कवर अप करेंगे सामान्य अध्ययन के। सो इसी क्रम में आज ये हमारा 17th वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर करिए। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर कुछ लोगों के नाम मैं अनाउंस करना चाहूँगा जो कि लास्ट हमारा वीडियो था 16th नंबर का, उसमें उन्होंने रिप्लाई किया था जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। इसमें सबा नूर और मीना राज, ये दो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कंटिन्यूअसली इन वीडियोस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर करते हैं। तो लास्ट जो हमारा वीडियो रहा था उसमें भी इन्होंने आंसर्स किए हैं। सो आई होप कि आप लोग भी ये चीज़ इस वाले वीडियो में ज़रूर स्टार्ट करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं करा है। तो इस वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ उनका आंसर ज़रूर करिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, ये जो आप देख रहे हैं घटनाएं, इनको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। अभी आंसर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आंसर बी है इसमें, यानी कि 2143 ये इसके आंसर्स हैं। सबसे पहले जो आएगा वो कोमा गाटामारू जो घटना हुई थी वो आएगी। उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका नंबर 1 यानी कि लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बाद जब हम बात करें तो रॉलेट एक्ट का जो अधिनियम था वो आएगा। इसके बाद जो सबसे आखिरी आएगा वो आएगा आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। अब देखिए, चलिए ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि आंसर क्या होना है इसका, ऑप्शन बी, यानी कि ये यहाँ पर आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में आपको क्या बताना है। देखिए, यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगी जितना कुछ आप जानते हैं, मुझे 100% इस बात का विश्वास है कि आप में से जो भी साथी यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं उनको लखनऊ पैक्ट के बारे में ज़रूर पता होगा। कामा गाटामारू ये जो घटना हुई थी इसके बारे में आई थिंक शिवांगी दुबे ने आंसर किया था। ठीक है, सो इस घटना को आप इसके बारे में क्या समझते हैं, कौन से ईयर में हुई थी ये ज़रूर बताइएगा। लखनऊ पैक्ट कौन से ईयर में, कौन से ईयर का है वो आपको साल यहाँ पर बताना है, वो ईयर बताइए। और लखनऊ पैक्ट के टाइम पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो यहाँ पर जनरल डायर को हर कोई जानता है। ठीक है, जनरल डायर की हत्या किसने करी थी, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा। और अगर आप बता सकें तो ये बताइएगा जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था कौन से ईयर में और कौन सी डेट पर हुआ था। अब अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट की तो रॉलेट एक्ट का भी यहाँ पर आप लोग ईयर यानी कि जो साल है वो साल ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये वो इवेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो आई थिंक हर किसी को पता होने ही चाहिए। सो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल आप अपनी तरीके से बता पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक, पर जो मूव ऑन करते हैं दोस्तों, 128 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो है आपका 1916 में कांग्रेस में चरमपंथियों की वापसी में निम्नलिखित में से कौन से कारक सहायक थे, मतलब कौन से कॉजेस थे जिसकी वजह से जो वो चरमपंथी थे वो कांग्रेस में उनकी वापसी हुई। अब ये एनी बेसेंट के प्रयास थे, तिलक द्वारा किया गया प्रयास था, या फिर सूरत के विभाजन के बाद कांग्रेस में निष्क्रियता आ गई थी, वो एक कारण था। सो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या होगा, 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि तिलक की लीग ने स्वराज्य की मांग की लेकिन भाषाई राज्यों के गठन के वो खिलाफ थी, यह है पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तिलक की लीग पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। तीसरा स्टेटमेंट है कि गांधी जी तिलक होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुए थे। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें बात करी गई है कि तिलक की जो लीग थी वो पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, जबकि बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसके बारे में भी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप मुझे ये बताइएगा कि एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग स्टार्ट की गई थी वो पहले की गई थी या फिर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग स्टार्ट की गई थी वो पहले की गई थी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए, यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यूपीपीसीएस की समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर या फिर बीईओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली जो कॉल करना है या आप अपनी स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564880530। ये जो नंबर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9696066089। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर है आपका 7523864455। इस नंबर पर भी आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर आपसे पूछा गया है कि बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहां पर स्टेटमेंट है कि बेसेंट की लीग ने पूरे भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग की। दूसरा है एनी बेसेंट की लीग भारत के अन्य हिस्सों में भी फैली हुई थी। तीसरा स्टेटमेंट है कि जवाहरलाल नेहरू बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट में शामिल हुए। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर करेक्ट है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी यहां पर करेक्ट है। तो इस तरीके से यहां पर क्या आएगा आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तिलक और बेसेंट होम रूल लीग के बीच में क्या अंतर था, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। अब इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है आपका कि तिलक के आने के पहले बेसेंट की होम रूल लीग शुरू की गई थी। यह अभी मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, अब समझिए कि यहां पर आपको आंसर ही मिल गया उसका, बट मैं ईयर आपसे अभी भी पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा वो मंथ और वो ईयर, ठीक है, जब एनी बेसेंट और जो तिलक हैं इनकी जो होम रूल लीग थी इसकी स्टार्टिंग हुई थी या फिर इन लोगों ने इसको स्थापित किया था। यहां पर जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है कि तिलक का HRL बेसेंट की तुलना में अधिक व्यवस्थित था। अब आपको यहां पर बताना है इसमें से कौन सा जो डिफरेंस है वो सही है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर जो हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि तिलक के आने से पहले बेसेंट की होम रूल लीग शुरू की गई थी, ये यहां पर इनकरेक्ट है। जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें बात हो रही है कि तिलक का HRL बेसेंट की तुलना में अधिक व्यवस्थित था, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि अगर हम एनी बेसेंट की बात करेंगे तो तकरीबन 200 शाखाएं थी इनकी लीग की और भारत के अन्य हिस्सों में ये फैली हुई थी। लेकिन एक संगठन कौशल का सवाल है और तिलक की अगर हम बात करें, तिलक का होम रूल लीग आंदोलन अधिक संगठित था और कई स्वयंसेवक थे उसके जिन्होंने तिलक के लिए काम किया था। और एनी बेसेंट की अगर हम लीग की बात करते हैं तो उसकी सदस्यता तिलक की तुलना में धीमी दर से वो बढ़ी थी। मतलब एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसमें मेंबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़े थे, तिलक में बहुत रैपिडली बढ़े थे। और तिलक वाला जो होम रूल लीग था उसमें स्वयंसेवक थे जो उसको संभालते थे, समझ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की यहां पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछा गया है, ये जो आप देख रहे हैं कि मुदियन समिति इसका गठन किया गया था। अब ये बंगाल के विभाजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए प्रांतीय प्रशासन की प्रकृति की सिफारिश करना इसका काम था, या फिर सांप्रदायिक पुरस्कारों के प्रभाव का अध्ययन करना और उपचारात्मक सुझाव सुझाना जो था वो उसके लिए इसको गठित किया गया था, या फिर भारत सरकार अधिनियम में दोषों का अध्ययन करना और उन्हें कम करना, ये इसका एक पर्पस था। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम में दोषों का अध्ययन करना और उन्हें कम करना, ये इसका एक पर्पस था मुदिमन समिति का। भारत सरकार द्वारा 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी, इस समिति को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना थी वो 1921 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो 1921 में गठित संविधान के कामकाज की जांच करने के लिए इसको पूरा स्टार्ट किया गया था, इस समिति को गठित किया गया था। समिति का गठन संविधान की प्रधानता के मुद्दों पर बढ़ती राजनीतिक अशांति के कारण किया गया था। उस समिति को सुधार जांच समिति के रूप में भी जाना जाता है। मोटा माटी अगर हम बात करें तो मुदिमन समिति, इसके बारे में आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1921 का था उसमें दोषों का अध्ययन करना, उन्हें कम करना, ये इसका एक पर्पस था। और इसको जो मतलब इसको नियुक्ति की गई थी मुदिमन समिति की, 1924 में की गई थी, ठीक है। इतना भर इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।